जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि हम तीसरी यूनिट की बात करें तो तीसरी यूनिट में सबसे विस्तृत टॉपिक है मृदा। कौन सा टॉपिक है? मृदा। मृदा के विषय में बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त करना है, क्योंकि यह टॉपिक सबसे बड़ा है आपके तीसरी यूनिट के अंतर्गत। मृदा के अंतर्गत आपको मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण तो पढ़ने ही हैं, साथ ही साथ मृदा के निर्माण की प्रक्रिया का भी अध्ययन करना है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, आपको इनका भी अध्ययन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक और समझते हैं हम मृदा को। मृदा को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि मृदा वास्तव में क्या कहलाती है। तो मृदा की परिभाषा को व्यक्त किया है ब्रुकमैन और ब्रेडी ने। किसने किया है? ब्रुकमैन और ब्रेडी ने। वो कहते हैं कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। कौन सी परत है? सबसे ऊपरी परत है, जिसमें पौधों के उगने के लिए उचित परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? उचित परिस्थितियां। अर्थात आपकी पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, जहां पर वनस्पतियां जन्म लेती हैं, वनस्पतियां उगती हैं, वह परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह जो परत है वह खनिज, कार्बनिक के साथ साथ जैविक पदार्थों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? यह खनिजों से भी मिलकर बनती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ, मृदा क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसमें वनस्पति के उगने के लिए उचित परिस्थितियां पाई जाती हैं और जिसका निर्माण या जिसमें खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ तथा जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। एक शब्द आता है जिसे कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो वनस्पति के उगने के लिए बहुत ही सहायक होता है। यह मृदा को बहुत अधिक उपजाऊ बनाता है। तो यह कार्बनिक और अखनिज पदार्थ हैं। ध्यान रखना, एक खनिज नहीं होते, इसमें अखनिज पदार्थ होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? एक तो कार्बनिक होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमस का निर्माण हो रहा होता है वह पेड़ों के द्वारा गिरने वाली पत्ती और जीव जंतु के सड़ने गलने से होता है। तो क्या हुआ? यह कार्बनिक तथा अखनिज पदार्थ है, जिसकी उपस्थिति में ही भूमि उर्वर रहती है। अर्थात यदि ह्यूमस की मृदा में कमी हो जाती है तो मृदा अनुर्वर बनने लगती है। वस्तुतः इसका निर्माण वनस्पति व जंतु पदार्थ के विघटन से होता है। जब वनस्पति के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते जमीन पर गिरते हैं, सड़ने गलने लगते हैं, जीव जंतु जब मर जाते हैं और वह सड़ने गलने लगते हैं, तो उनके सड़ने गलने से ही किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। और यह ह्यूमस ही मृदा को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में जब कृषि की जाती है तो जुताई के पहले वहां पर खाद डाला जाता है, हरी खाद, जो कि गोबर की बनी होती है। या फिर क्या किया जाता है? अलग अलग गड्ढों में वनस्पति को डालकर सड़ाया जाता है और सड़ाने के बाद खाद बनाई जाती है। तो उसे हरी खाद कहा जाता है, गोबर खाद या कंपोस्ट कहा जाता है। तो ये जो खादें बनती हैं वह किसका उदाहरण होती हैं? यह उदाहरण होती हैं ह्यूमस का, क्योंकि यह मृदा में ह्यूमस की अधिकता को बढ़ाती हैं। एक आता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया, कि मृदा का आखिर निर्माण होता कैसे है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से बने पैतृक पदार्थों से होता है। चट्टानों के अपक्षय अर्थात क्या होता है? जब कभी कोई चट्टान होती है तो उसमें ताप, दाव और वर्षा सभी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो जब उसमें ताप का प्रभाव पड़ता है तो वह चट्टान फैलने लगती है, और जब ताप कम होता है तो वह सिकुड़ने लगती है। वैसे ही उसमें यदि जल भर जाता है, फैलने पर उसमें कुछ रंध्र बन जाते हैं, उसमें जल भर जाता है। जल भर जाने के कारण, ज़्यादा ठंड हो जाने के कारण वह बर्फ में तब्दील हो जाता है, और जब ठंड ज़्यादा होती है तो फिर वो सिकुड़ता है, और बर्फ हो जाने के कारण उसमें क्या होता है? तनाव बल ज़्यादा लगता है, जिससे वह चट्टान टूटने लगती है। और उसी चट्टान के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया से मृदा के विशेष प्रकार के स्तर का निर्माण होता है। बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं, जैसे कि उनको संस्तर भी कहा जाता है ना। तो बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं मृदा में, और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन प्रक्रियाओं को समझते हैं कि कैसे मृदा जन्म लेती है, कैसे मृदा बनती है, और इसकी प्रक्रिया वास्तव में है क्या। उसे हम समझते हैं मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाओं के अंतर्गत। किसके अंतर्गत समझेंगे? मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रियाओं के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पहला शब्द आता है जिसे कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन अर्थात ह्यूमस बनने की प्रक्रिया। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेद तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण से
क्या होता है, जब कार्बनिक पदार्थ सड़ने गलने लगते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, जीव जंतु होते हैं, वह सड़ने गलने लगते हैं, तो किसे क्या कहा जाता है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेद, अर्थात वो टूटने लगते हैं। साथ ही साथ जब नवीन कार्बनिक पदार्थ इकट्ठे होते हैं, अर्थात उनका संश्लेषण होता है, तो इनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमिफिकेशन। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ लिखा आ जाएगा ह्यूमिफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि यह मृदा निर्माण की मूलभूत क्या है, प्रक्रिया है, और यह क्या कहलाती है, यह कार्बनिक पदार्थों के विच्छेद तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के सामूहिक रूप को कहा जाता है ह्यूमिफिकेशन। यह ह्यूमस बनने की प्रक्रिया है। किसके बनने की प्रक्रिया है, ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया है। और कहां पर पाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है जंगली क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पर भी जीव जंतु भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया कहां पर जन्म लेगी, तो यह जंगली क्षेत्रों में लेगी। तो कहां पर बनती है ह्यूमस, तो ह्यूमस या ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया कहां पर होती है, जंगली क्षेत्रों में होती है, क्योंकि यह ह्यूमस बनने की प्रक्रिया होती है। और इससे किस संस्तर का निर्माण होता है, तो इससे ओ संस्तर का निर्माण होता है। जो जमीन की सबसे ऊपरी परत होती है उसे ओ संस्तर कहा जाता है, जो कि वनस्पति के उगने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर कहलाता है। क्लियर हुआ। तो ह्यूमिफिकेशन से किस संस्तर का निर्माण हो रहा है, ओ संस्तर का निर्माण हो रहा है। ओ संस्तर कौन सा संस्तर कहलाता है, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें वनस्पति जन्म लेती है। वनस्पति को उगने के लिए वहां पर उचित परिस्थितियां पाई जाती हैं, वो क्या कहलाता है, ओ संस्तर कहलाता है। इसके साथ ही ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस बनने की क्या है, प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया कहां पर होती है, तो यह प्रक्रिया जंगली क्षेत्रों में होती है। बात करते हैं दूसरी, तो उसे कहते हैं निश्चालन या निक्षेपण। निश्चालन या निक्षेपण क्या होता है, निश्चालन, छालन मतलब क्या होता है, एक संस्तर से कुछ खनिज तत्वों का निकल जाना, वो क्या कहलाता है, निश्चालन। और निक्षेपण क्या होता है, दूसरे संस्तर में वही खनिज जाकर रुक जाना या उनका निक्षेप हो जाना। समझ में आया। निश्चालन मतलब निकल जाना और निक्षेपण मतलब वहां पर डाल देना उनको, या वहां पर वो जम जाना। अवयवों का मृदा की ऊपरी सतह से निकलना क्या कहलाता है, निश्चालन कहलाता है, वॉशिंग आउट कहलाता है, मतलब वहां से वह निकल जाते हैं। और यह प्रक्रिया जो निश्चालन की प्रक्रिया वो किस संस्तर में होती है, तो वह ए संस्तर में होती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, वो संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर। तो दोस्तों जब हम मृदा की परतों का अध्ययन करते हैं तो मृदा की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे कहते हैं ओ संस्तर। फिर उसके बाद जो परत होती है, यहां पर मैं बता देता हूं, जो सबसे ऊपरी परत होती है जहां पर वनस्पतियां जन्म लेती हैं उसे कहा जाता है ओ संस्तर। इसके नीचे जो संस्तर आता है उसे कहा जाता है ए संस्तर। ए के नीचे आता है बी संस्तर, बी के नीचे आता है सी संस्तर, कितने हो गए 4। और 5वां आता है आर संस्तर, जहां पर बहुत बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, अर्थात यह अनुपजाऊ होता है। तो इस तरीके से मृदा की कुछ परतें पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम भूमि में अंदर की ओर जाएंगे, मृदा को खोदते हुए अंदर की ओर जाएंगे, तो आप देखते हैं कि सबसे ऊपरी परत जो होती है बहुत उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा की अधिकता होती है। लेकिन जैसे ही हम इस संस्तर में जाते हैं तो यहाँ पर पेड़ों के तने पाए जाते हैं, और कुछ पेड़ जो कि कटीले वनों में आते हैं उनकी जड़ें बी संस्तर तक चली जाती हैं। इसके नीचे वनस्पति का विकास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से फिर जो संस्तर बढ़ते हैं वो कंकड़ पत्थर वाले हो जाते हैं। जब आपने कभी देखा होगा कि आपके यहाँ बोरवेल होता है, तो बोरवेल में क्या होता है कि पहले मिट्टी निकलती है, और जैसे जैसे बोरवेल गहराई की ओर जाता है तो वहाँ पर क्या है, धीरे धीरे कंकड़ पत्थर निकलने लगते हैं। बोलते हैं कि चट्टान आ गई, काली चट्टान आ गई, लाल चट्टान आ गई। तो वो जो चट्टान है वो किसमें, सी संस्तर और आर संस्तर में पाई जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, संस्तर होते हैं, और इनका निर्माण इन क्रियाओं के द्वारा ही होता है। यह प्रक्रियाएं इन विभिन्न विभिन्न संस्तरों में अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं। जैसे कि हमने ओ संस्तर की बात की, तो ओ संस्तर में क्या पाई जा रही थी, ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया पाई जा रही थी। यदि हम ए संस्तर की बात करते हैं तो ए संस्तर में निश्चालन की प्रक्रिया पाई जा रही है, क्योंकि यहां से मृदा में जो खनिज तत्व हैं वो क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अब वो निकलेंगे तो कहां जाएंगे, क्या ऊपर जाएंगे, नहीं, तो वह नीचे जाएंगे। क्या होता है, जब पानी गिरता है तो पानी के साथ ही पानी धीरे धीरे रिसकर नीचे जाता है। तो नीचे जाने के कारण जो ए संस्तर होता है, यहां से जो खनिज तत्व हैं वो रिसकर कहां चले जाते हैं, बी संस्तर में। बी संस्तर में यहां पर जमा होने लगते हैं। तो इस जमा होने को क्या बोला जाता है, निक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, मृदा पदार्थों का निचली सतह में जमा होना निक्षेपण कहलाता है। और यह कहां पर होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह वी संस्तर में होता है।
बात करते हैं संस्तरीकरण। संस्तरीकरण क्या होता है? जो विभिन्न परतें बन रही हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संस्तर कहा जाता है। मृदा के सभी संस्तरों के विकास को क्या कहा जाता है? संस्तरीकरण कहा जाता है। एक शब्द आता है जिसे बोला जाता है कैल्सिफिकेशन या डीकैल्सिफिकेशन। उसी का चौथा रूप होता है कैल्सिफिकेशन। और डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है? तो मृदा परिच्छेदिका के बी संस्तर में मैंने अभी आपको बोला था कि ए संस्तर से खनिज तत्व निकलकर बी संस्तर में जाके जम जाते हैं। तो जब कभी मृदा परिच्छेदिका बी में या बी संस्तर के निचले भाग में CaCO3 का जमाव होने लगता है, किसका? CaCO3 का यदि जमाव होने लगता है तो उसे कहा जाता है कैल्सिफिकेशन, क्योंकि वहां पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है। यह क्रिया मुख्यतः कम वर्षा या मृदा के पैतृक पदार्थों में क्षारों की अधिक मात्रा के कारण होती है। किसके कारण होती? या तो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए, बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो ए संस्तर से खनिज तत्व जो CaCO3 है वह निकलकर कहां पर? बी संस्तर की निचली वाली परत में जमा हो जाता है। एक होता है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन की विपरीत परिस्थिति होती है। इसमें क्या होता है? लीचिंग होती है। लीचिंग के द्वारा जो बी संस्तर की निचली सतह होती है या मृदा होती है वहां से CaCO3 क्या हो जाता है? हट जाता है या निकल जाता है। तो जहां से CaCO3 निकल जाता है उसे डीकैल्सिफिकेशन कहा जाता है, और जब CaCO3 वहां बी संस्तर की निचली सतह में जम जाता है तो उसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। एक होता है पोड़ जलीकरण। पोड़ जलीकरण क्या कहलाता है? जब कभी ए संस्तर से कैल्शियम के अलावा सेक्वी ऑक्साइड, जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन एल्यूमिनियम को साथ में क्या कहा जाता है? सेक्वी ऑक्साइड कहा जाता है। तो जब कभी ए संस्तर से कैल्शियम के अलावा, कैल्शियम तो निकलता ही है और निकल के कहां जा रहा है? बी संस्तर की निचली सतह में। तो जब कभी कैल्शियम के अलावा सेक्वी ऑक्साइड, जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम है, उसका भी निकलना हो जाता है, जिससे मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। मतलब ये जब तीनों निकल जाते हैं तो मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय होकर रंगहीन राख के समान दिखाई देने लगती है। कैसी दिखाई देने लगती है? रंगहीन राख के समान। जिस क्रिया को क्या कहा जाता है? पोड़ जलीकरण। बस याद इतना रखना है कि निश्चालन में क्या हो रहा था, कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा था? CaCO3 निकल रहा था, कैल्शियम निकल रहा था। पोड़ जलीकरण में क्या होता है? कैल्शियम तो निकलता ही है, साथ ही साथ आयरन और एल्यूमिनियम भी निकल जाता है। और जब आयरन एल्यूमिनियम निकल जाएगा तो मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और जब मृदा ज्यादा अम्लीय हो जाती है तो सूखी राख के समान दिखाई देने लगती है, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? पोड़ जलीकरण कहा जाता है। एक शब्द आता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या होता है? पोड़ जलीकरण की विपरीत परिस्थिति होती है। तो यह क्या है? पोड़ जलीकरण की, पोडलाइजेशन की क्या होती है? विपरीत प्रक्रिया होती है। जब मृदा में एक विशेष सीमेंट संस्तर सूखकर ईंट की तरह कठोर दिखाई देने लगता है। आपने ईंट को देखा होगा, लाल कलर की मिट्टी दिखाई देती है, ऐसी आपने मुरम देखी होगी। जो मुरम वाली मृदा कहलाती है वह लेटेराइट मृदा कहलाती है। उसमें क्या होता है कि उससे खनिज संसाधन निकलकर बाहर की ओर चले जाते हैं, जिससे वह कैसे हो जाती है? कंकड़ पत्थर या फिर ईंट के समान कठोर हो जाती है और अनउपजाऊ मृदा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊपरी सतह से आयरन एल्यूमिनियम जो कि सेक्वी ऑक्साइड है वो नहीं निकलता, उसके बदले क्या निकल जाता है? सिलिकॉन निकल जाता है। अर्थात मृदा से आयरन एल्यूमिनियम न निकलकर यदि सिलिकॉन निकल जाए और उसमें जो आयरन और एल्यूमिनियम है उसकी मात्रा बढ़कर 70 से 80% हो जाए। कितनी हो जाए? 70 से 80% हो जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? लेटराइजेशन। और इससे बनने वाली मृदा को लेटराइट मृदा कहा जाता है। क्लियर है? बात करते हैं गिलाईकरण की। 7वां पार्ट क्या है? गिलाईकरण। गिलाईकरण क्या कहलाता है? सबसे पहले गिलाई का जो अशाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है नीला या हरी चिकनी मिट्टी। नीली या हरी चिकनी मिट्टी का निर्माण कहां पर होता है? जहां पर जल भराव की समस्या होती है। आपने देखा होगा जहां पर जल बहुत दिनों तक भरा रहता है तो वहां पर कई, आप देखते हैं कई जो होती है वो जम जाती है, एक वनस्पति सी जन्म ले लेती है पानी के अंदर, तो वह कई क्या कहलाती है? गिलाईकरण कहलाती है। इसका विकास ऊपरी मृदा परिच्छेदिकाओं के निचले भाग में जल निकास की या जलमग्नता के कारण होता है। जल निकास की कमी हो, जल ना निकल पा रहा हो या जल भराव की समस्या हो जाए तो वहां पर जो प्रक्रिया जन्म लेती है उसे गिलाईकरण कहा जाता है। लवणीकरण या क्षारीकरण क्या कहलाता है? तो मृदा में घुलनशील लवणों का जमा होना तथा अधिक विनिमयशील या Na+ अर्थात सोडियम का मृदा में जमा होना, जिससे उसका pH मान कितना है? 8.05 से अधिक हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? लवणीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्षारीय मृदा कब होगी? तो लवणीकरण से मृदा की भौतिक दशा जब खराब हो जाए और खराब हो जाने के कारण तथा कार्बनिक पदार्थों का काला आवरण बन जाए, जब वो खराब हो जाए और जो कार्बनिक पदार्थ है उसका काला आवरण के रूप में परिवर्तन हो जाए खनिज पदार्थ, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षारीयकरण कहलाती है।
तो ये क्या हुए आपके मृदा निर्माण की प्रक्रिया हुई कि मृदा बन कैसे रही है, मृदा बनने की जो प्रक्रम है कि आपका ह्यूमिफिकेशन कैसे हो रहा है, निश्चालन कैसे हो रहा है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन कैसे हो रहा है, डीकैल्सिफिकेशन कैसे हो रहा है, गिलाईकरण कैसे हो रहा है, लवणीकरण क्षारीकरण कैसे हो रहा है। तो मृदा निर्माण बनने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 8 भागों में हमने इसको पढ़ा है कि 8 भागों में इसका निर्माण होता है। बात करते हैं मृदा निर्माण का स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक कि आखिर जब मृदा बन रही होती है तो उसके स्वरूप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यदि हम कारकों की बात करें तो इसके लिए 6 कारक प्रभावित करते हैं। कितने कारक प्रभावित करते हैं? 6 कारक। 6 कारक कौन कौन से हैं बात करते हैं। पहला कारक होता है जिसे कहते हैं तापमान। क्या करते हैं? तापमान मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। साथ ही साथ वर्षा और आर्द्रता भी इसको प्रभावित करती है। तीसरे में आता है चट्टानों का स्वरूप, चौथे में आता है जैविक कारक, पांचवें में आता है बाष्पीकरण और छठवें में आता है भूतल रूप। अर्थात ये जो 6 कारण हैं वह मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आइए डिटेल से समझते हैं कि आखिर यह किस तरीके से मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बात करें तापमान की तो तापमान क्या करता है? मृदा के रंग को प्रभावित करता है, क्योंकि जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर मृदा का स्वरूप अलग हो जाता है और जहां पर तापमान कम होता है वहां पर मृदा का स्वरूप या मृदा का रंग अलग हो जाता है। वर्षा और आर्द्रता की बात करें तो इससे क्या होता है? वर्षा की अधिकता होने से N2 या नाइट्रोजन तथा कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है? जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर मृदा में नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वनस्पति भी ज्यादा जन्म लेती है, वहां पर जीव जंतु भी ज्यादा जन्म लेते हैं। किले की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किले क्या होती है? जो सूक्ष्म मृदा होती है, मृदा का कण होता है, उसमें क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। साथ ही साथ हाइड्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है और मृदा की अम्लता बढ़ने लगती है। तो क्या हो रहा है? अम्लता बढ़ेगी तो उसका रंग भी परिवर्तित होगा या मृदा का स्वरूप भी परिवर्तित होगा। तो मृदा क्षारीय कैसे हो रही है, अम्लीय कैसे हो रही है? तो उस पर निर्भरता किसकी है? वर्षा की और आर्द्रता की। जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर मृदा कैसे होने लगेगी? अम्लीय होने लगेगी। चट्टानों का स्वरूप, चट्टानों का स्वरूप कैसे प्रभावित करता है? तो बेसाल्ट, ये क्या है? बेसाल्ट है। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा बनती है। चट्टानें जैसी जैसी होंगी उससे अलग अलग प्रकार की मृदा बनेगी। यदि बेसाल्ट चट्टानें हैं तो वहां काली मृदा बनेगी, या नदियां जहां से प्रवाहित हो रही तो वहां जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। ग्रेनाइट तथा नीस से लाल मृदा का निर्माण होता है। लाल मृदा कहां पर बनेगी? जहां पर ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें हैं तो उससे क्या बनेगी? लाल मृदा बनेगी। इसी तरीके से वर्षा से भी अलग अलग होता है। जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होगा। जैविक कारक क्या होते हैं? तो यह मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करते हैं। जैविक कारक क्या करते हैं? जहां पर मृदा में जीव जंतु ज्यादा होंगे तो उनके मरने से, सड़ने से, गलने से क्या होंगे? कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होगी। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण मृदा को कैसे प्रभावित करता है? तो इसकी मात्रा एवं गति मृदा की संरचना, संगठन, कणाकार, नमी एवं रंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बाष्पीकरण जितना ज्यादा होगा वहां मृदा का स्वरूप, मृदा का संगठन अलग होगा, क्योंकि बाष्पीकरण या नमी की कमी होने के कारण मृदा क्या होती है? कणाकार हो जाती है, धीरे धीरे वह रेगिस्तान में बदलने लगती है। या मृदा में नमी बहुत ज्यादा होती है या उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है तो वह काली मृदा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या करती है? मृदा के स्वरूप को परिवर्तित करती है। और छठवा होता है भूतल। अपर्दन अधिक होने के कारण गहरी मृदा नहीं बन पाती है। भूतल क्या होता है? यदि भूतल ऐसा है जहां पर अपर्दन अधिक हो रहा है, ढलान वाले क्षेत्र हैं, तो जहां पर ढलान वाले क्षेत्र हैं या भूतल का जो स्वरूप है वो ढलान युक्त है तो वहां पर मृदा का अपर्दन होता है, और जहां पर मृदा का अपर्दन होता है वहां पर गहरी मृदा का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये जो 6 कारक हैं वह मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका कि मृदा परिच्छेदिका क्या कहलाती है। तो मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर निचली चट्टान तक के भाग को क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, या इन्हें ही हम संस्तर कहते हैं, मृदा संस्तर कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल, तो यह आपसे 5 नंबर में सीधा लिखने के लिए आ जाएगी, और इसको डिटेल्स में भी अलग से आपको 11 नंबर में पूछा जा सकता है कि सॉइल प्रोफाइल को स्पष्ट कीजिए या मृदा परिच्छेदिका क्या है, इसके 5 संस्तरों को स्पष्ट कीजिए। तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? तो मृदा की सबसे ऊपरी परत से लेकर मृदा की सबसे निचली जो परत होती है उन्हें क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल या मृदा संस्तर कहा जाता है।
यदि मृदा में संस्तर की बात करें तो कितने पाए जाते हैं? 5 संस्तर होते हैं, इसे 5 संस्तरों में बांटा गया है। ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। कितने हैं? 5 हैं। ओ, ए, बी, सी और आर। ए और बी संस्तर है, इसे मूल रूप से क्या कहा जाता है? सोलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलम कहा जाता है, क्योंकि जितने भी खनिज तत्व हैं वह कहां पर पाए जाते हैं? ए और बी संस्तर में ही पाए जाते हैं। ओ संस्तर की बात करते हैं तो मृदा का जो सबसे ऊपरी रूप होता है, आपको दिख रहा है, जहां पर वनस्पति या घास जन्म ले रही है, जहां पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, उसे कहा जाता है ओ संस्तर। और ओ संस्तर का निर्माण कहां होता है? जंगली क्षेत्रों में होता है। तो यह कार्बनिक संस्तर जंगलों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? जंगलों में पाया जाता है, जहां ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जहां पर वनस्पति के पत्ते या जीव जंतु के सड़े गले मलबे वहां पर डले रहते हैं। तो कहां पर होता है? ये जंगलों में होता है। इसे कुंवारी मृदा भी कहा जाता है। कुंवारी मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खेतीबाड़ी बहुत कम मात्रा में की जाती है, क्योंकि खेतीबाड़ी वृक्ष होने के कारण वहाँ पर नहीं हो पाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कुंवारी मृदा कहा जाता है। बात करते हैं ए संस्तर की। ध्यान रखना, जो ओ संस्तर है वो सबसे उपजाऊ संस्तर होता है। ए संस्तर की बात करते हैं तो ए संस्तर क्या होता है? खनिज संस्तर कहा जाता है, क्योंकि इसमें खनिजों की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो वृक्षों की जड़ें हैं, यहाँ पर वृक्षों की जड़ें यहाँ तक पाई जाती हैं। जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो भी यहाँ तक आ जाती हैं। तो ये संस्तर में खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे खनिज संस्तर भी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थ भी मिलते हैं। ध्यान रखना, ह्यूमस सिर्फ और सिर्फ ओ संस्तर में नहीं मिलता, ह्यूमस ए संस्तर में भी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा निश्चालन होता है। मैंने अभी आपको बताया था निश्चालन क्या कहलाता है? जब कभी किसी परत से खनिज संसाधन निकल जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? निश्चालन कहा जाता है। और जब हम पढ़ रहे थे मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को, तो वहां मैंने निश्चालन को आपको स्पष्ट कराया था। तो वो कहां पर होता है? ए संस्तर में होता है। कृषि कार्य इसी संस्तर में किया जाता है, क्योंकि जो ओ संस्तर होता है बहुत पतला होता है। और आपने देखा होगा कृषि कार्य में जुताई होती है, जुताई थोड़ी गहरी होती है, और वो गहरी किस संस्तर में होगी? तो ए संस्तर में होती है। तो कृषि कार्य किस संस्तर में किए जाते हैं? तो ए संस्तर में किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं वी संस्तर की, तो इसे अवमृदा कहा जाता है। क्या कहलाती है? यह अवमृदा कहलाती है। इसमें संस्तर के निश्चालित पदार्थ एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं? संस्तर के निश्चालित जो पदार्थ ए संस्तर से निकल जाते हैं, ये संस्तर है, ए संस्तर से जो खनिज पदार्थ निकल जाते हैं उनका निक्षेपण कहां पर होता है? बी संस्तर में होता है। CaCO3 और CaCO4 व लवण का इसमें क्या होता है? एकत्रण होता है। मैंने बताया था कि ये जो खनिज तत्व होते हैं वह ए संस्तर से निकलकर कहां की ओर चले जाते हैं? वी संस्तर की ओर चले जाते हैं। और जब हम कैल्सिफिकेशन डीकैल्सिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कैल्सिफिकेशन में CaCO3 का निक्षेपण कहां पर होता है? तो बी संस्तर की जो निचली परत होती है यहां पर होता है। क्लियर हुआ? बात करते हैं सी संस्तर की, तो यह क्या होता है? कठोर आधारित चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इसमें ऋतुक्षरण पूर्ण नहीं हो पाता है, ऋतुक्षरण की प्रक्रिया इसमें पूर्ण नहीं हो पाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का संचय इसी में होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का संचय कहां पर होता है? तो सी संस्तर में होता है। ध्यान रखना, यहां पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं लेकिन छोटी मात्रा में पाए जाते हैं। आर संस्तर की बात करते हैं, जो कि सबसे आखिरी का संस्तर होता है। इसमें भी कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। आपको दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। जब बोरवेल होता है तो जो बड़े बड़े कंकड़ चट्टानें होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पठारी चट्टान आ गई, पठार आ गया, तो वो कहाँ पर पाया जाता है? आर संस्तर में ही पाया जाता है। इसमें अपक्षय बहुत कम होता है, क्योंकि नीचे होता है ना, तो वहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ता है और दाब का प्रभाव भी कम पड़ता है। बात करते हैं मृदा अपर्दन की, तो ये तो हुए संस्तर कि कौन कौन से संस्तर हैं, उन संस्तर की विशेषताएं क्या हैं। और ये डायग्राम हुआ, ये डायग्राम में सबसे ऊपर जो संस्तर दिखाई दे रहा है इसे वो संस्तर कहते हैं, जहां पर घास फूस वगैरह जन्म लेती है, अर्थात ये जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि कार्य कहाँ पर होता है? तो कृषि कार्य मान लीजिए चने का झाड़ है, चने का पेड़ है, तो यहाँ पर ये जो ए संस्तर है इसमें जुताई उताई होती है, तो ये संस्तर क्या है? कृषि के लिए उपयोगी होता है। जो बी संस्तर होता है, बी संस्तर में क्या है? पेड़ों की जड़ें तो पहुंच जाती हैं, जो लंबे लंबे कटीली झाड़ियां होती हैं उनकी जड़ें बी संस्तर तक आ जाती हैं, लेकिन निश्चालन की क्रिया इस संस्तर में होती है और निक्षेपण की क्रिया और कैल्सिफिकेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? वी संस्तर में होती है। यहाँ पर CaCO3 का निचली सतह में क्या हो जाता है? निक्षेपण हो जाता है। जो सी संस्तर होता है तो यहाँ पर क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं, अनुपजाऊ होती है। और आर संस्तर जो होता है कठोर चट्टानों युक्त होता है, जिसमें अपक्षय बहुत कम मात्रा में हो पाता है।
बात करते हैं हम मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन होता क्या है, मृदा का अपरदन क्या कहलाता है, मृदा का क्षरण क्या कहलाता है। आपके सिलेबस में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि मृदा क्षरण को समझाइए, साथ ही साथ मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक और मृदा क्षरण को रोकने के उपाय आपको स्पष्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मृदा अपरदन को। तो वायु या जल द्वारा मृदा कणों का काटकर या बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है या मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन मुख्यतः किनसे हो रहा है, या तो वायु के माध्यम से होगा या जल के माध्यम से होगा। अर्थात जब वायु बहुत तीव्र मात्रा में चलती है या जल का बहाव बहुत तीव्र होता है तो आपने देखा होगा मृदा का कटाव भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी नदियाँ बहुत तीव्र वेग से चलती हैं तो वहाँ पर गहरी गहरी नालियाँ बन जाती हैं। बरसात के टाइम में आपने देखा होगा कि जब छतों से पानी नीचे गिरता है तो वहां पर चट्टान कितनी भी कठोर क्यों ना हो, पानी लगातार गिरने के कारण उस चट्टान को क्या कर देता है, तोड़ देता है। उसके जो चट्टान के कण होते हैं उन कणों को क्या कर देता है, ढीला कर देता है। ढीला करने के कारण वहां पर गड्ढे बन जाते हैं और पानी बहते बहते वहां की ऊपरी जो मृदा होती है उसको एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका निक्षेपण कर देती है। तो मृदा अपरदन किनके माध्यम से होता है, तो वायु और जल के द्वारा होता है। क्या कहलाता है, जब वायु और जल के माध्यम से जो मृदा है, मृदा की ऊपरी सतह को काटकर या बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन को मृदा क्षरण भी कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न में मृदा क्षरण लिखा जाए तो आपको भयभीत नहीं होना है, मृदा अपरदन को ही मृदा क्षरण कहा जाता है। तो जो आप मृदा अपरदन में पढ़ेंगे वही आपको मृदा क्षरण में लिखना है। अब बात करते हैं मृदा अपरदन के वास्तव में कारण है क्या क्या। तो मृदा अपरदन के ऊपर वनस्पतियों का अभाव होना, बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि मृदा के ऊपर यदि वनस्पति जन्म लेती है, यदि पेड़ पौधे होते हैं तो आपको पता है कि पेड़ पौधे की जड़ें क्या करती हैं, मृदा के कणों को बांध कर रखती हैं। लेकिन जब कभी मृदा के ऊपर वनस्पति कम मात्रा में हो जाए तो क्या होता है, वहां की जो मृदा के कण हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और ढीले पड़ जाने के कारण मृदा कैसी हो जाती है, एक रेत में परिवर्तित हो जाती है और वहां पर वायु और जल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ने लगता है। आप उदाहरण के रूप में रेगिस्तान का क्षेत्र देख सकते हैं, वहां पर वनस्पति कम जन्म लेने के कारण मृदा रेत में परिवर्तित हो जाती है और आपने देखा होगा वहां पर बरखान का निर्माण हो जाता है, मृदा के टीलों का निर्माण हो जाता है। जब वहां पर पवन तीव्र मात्रा में चलती है तो वह एक स्थान से मृदा को उठाकर ले जाकर दूसरे स्थान पर उसका निक्षेप कर देती है। तो सबसे प्रमुख कारण क्या है, मृदा के ऊपर वनस्पतियों का अभाव। दूसरा है जंगलों की कटाई। जंगलों की कटाई निरंतर हो रही है और जंगलों की कटाई निरंतर होने के कारण जो भूस्खलन की समस्या है वो जन्म ले लेती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को बांध कर रखती हैं। लेकिन जब कभी हम जंगलों की कटाई करते हैं, वनों की कटाई करते हैं तो इससे वृक्षों की जो पकड़ है वो मृदा में कम हो जाती है और मृदा के जो बड़े बड़े कण हैं या बड़े बड़े पत्थर हैं वह क्या हो जाते हैं, वह आधारहीन हो जाते हैं और वह ऊपर से अचानक नीचे गिरने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मृदा का टूटना या मृदा का अपरदन। खेतों में पशुओं का अत्यधिक चरना। जब हम खेतों में पशुओं को अत्यधिक चराते हैं, घास क्या करती है, मृदा को बांध कर रखती है। लेकिन जब पशु वहां पर चलते हैं तो पशुओं के खुर के कारण भी मृदा क्या हो जाती है, टूटने लगती है, मृदा क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। दूसरा, वहां की जो घास होती है, घास उखड़ जाने के कारण, चराई अधिक होने के कारण भी मृदा कैसी होने लगती है, ढीली होने लगती है और मृदा का अपरदन अधिक हो जाता है। स्थानांतरण खेती या झूम खेती के कारण, झूम खेती से क्या होता है, वनों की कटाई होती है। झूम खेती क्या कहलाती है, मुख्यतः झूम खेती जो होती है स्थानांतरित खेती होती है, जनजातीय इलाकों में पाई जाती है। इसमें जनजातियों की एक मान्यता होती है कि जो भूमि है वह हमारी माता है और उस पर हल चलाना वो क्या मानते हैं, पाप मानते हैं और वह ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं या पेड़ों को आग लगाते हैं। आग लगाने से होता क्या है, पेड़ों की राख वहां पर गिर जाती है और राख गिर जाने के कारण वह मृदा थोड़ी सी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। 1-2 साल वहां पर खेती करते हैं और जैसे ही उत्पादन कम होता है वह स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर चले जाते हैं, वहां के पेड़ फिर से काटते हैं, आग लगाते हैं और फिर से 1-2 साल वहां पर खेती करते हैं। अर्थात एक स्थान पर खेती 2 साल तक की, फिर अगले स्थान पर चले गए, फिर वहां 2 साल की, फिर आगे अगले स्थान पर चले गए। तो क्या हो रहा है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे स्थानांतरित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरण खेती या झूम कृषि कहा जाता है। अनुचित कृषि पद्धति। अनुचित कृषि पद्धति क्या कहलाती है, अनुचित कृषि पद्धति में क्या होता है कि मान लीजिए ढलान वाली खेती है
पर्वतीय क्षेत्र है और आप वहां पर जुताई अधिक कर दें, जुताई भी इस तरीके से कर दें कि मतलब ढाल के अनुसार कर दें। जब आपने ढाल के अनुसार जुताई कर दी तो पानी जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसके लिए तो नालियां मिल जाएंगी, और जैसी बनी बनाई नालियां मिलती हैं उसको, तो उसका जो जल है, जल का वेग बहुत तीव्र हो जाता है, वह मृदा के कटाव को बहुत तीव्र कर देता है। तो अनुचित जो कृषि पद्धति होती है वह भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर कंटूरिंग खेती की जानी चाहिए, वहां पर जो है वेदिका कृषि की जानी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कंटूरिंग खेती क्या होती है, स्पूपिंग खेती क्या होती है, वेदिका निर्माण क्या होता है, मेड़बंदी क्या होती है। तो जो अनुचित कृषि पद्धति होती है उसको अपनाकर भी क्या होता है, उसको अपनाकर भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। मृदा का उचित प्रबंधन ना होना, मृदा का उचित यदि आप प्रबंधन नहीं करेंगे, जल भराव ज़्यादा हो जाएगा या फिर जल के बहाव के कारण ऊपरी सतह बह के जाएगी, मेड़बंदी नहीं करेंगे तो उससे भी मृदा के अपरदन को बढ़ावा मिलता है। खेतों का समतल ना होना, खेत समतल नहीं होंगे, ढारू खेत होंगे तो पानी वहां से जब बह के जाएगा तो वह मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ बहाकर ले जाएगा, जिससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलेगा। फसल अवशेषों को जलाना, फसल अवशेषों को हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं, जिसके कारण भी मृदा क्या होती है, ऊपरी मृदा जो होती है वो बंजर मृदा में परिवर्तित हो जाती है, मृदा जल जाती है, और जलने के कारण उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वनस्पति जन्म नहीं लेती और जिससे मृदा का कटाव बढ़ जाता है। इन आदि कारणों से मृदा के गुणों में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है और मृदा अपरदन अधिक होने लगता है। सीधी बात है कि यदि मृदा के गुणों में कमी होगी तो मृदा के गुणों में कमी के कारण मृदा अपरदन ज्यादा हो जाएगा, और ये सभी कारण हैं जिससे मृदा के गुणों में क्या होती है, कमी होती है, मृदा धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है और बंजर भूमि में परिवर्तित होने लगती है। अच्छा, मृदा अपरदन के प्रकार कौन कौन से हैं, बात करते हैं। मृदा अपरदन होता कितने प्रकार से है? तो दोस्तों, मृदा अपरदन कोई एक प्रकार से नहीं होता, मृदा अपरदन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। समझते हैं एक एक प्रकार को। जैसे पहला होता है प्राकृतिक अपरदन। देखिए, एक तो प्रकृति द्वारा अपरदन होता है और दूसरा अचानक अपरदन होता है जिसमें मानवों का भी हस्तक्षेप होता है। यदि प्रकृति द्वारा जो अपरदन है वो तो लगातार चलता रहता है, जैसे कि हवा चलती है, हवा चलने के कारण भी बहुत सारे कण एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। बारिश होती है, नदियों में बाढ़ भी आती है, नदियों के द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों से मृदा को बहाकर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को बहाकर लाया जाता है, तो उससे अपरदन चलता रहता है। लेकिन ये जो अपरदन है बहुत स्लोली चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है, जिससे मानव और प्रकृति को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सामान्य परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से मृदा स्थानांतरण होती रहती है, जिसकी गति धीमी होने के कारण इससे कोई समस्या जन्म नहीं लेती है। मैंने आपको बताया कि नदी है, वायु है, ये क्या करती है, मृदा का अपरदन धीरे धीरे करती रहती है, लेकिन इससे इसकी गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है, और जब कभी मृदा का अपरदन होता है तो दूसरी मृदा वहां पर जन्म ले लेती है, जिससे क्या होता है, मानव पे और प्रकृति पर इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अपरदन सामान्य अपरदन कहलाता है। भूगर्भीय अपरदन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगर्भीय, भूगर्भ में होने वाली हलचलों के कारण जो अपरदन होता है। एक होता है त्वरित अपरदन। त्वरित अपरदन मतलब अचानक से अपरदन हो। उससे क्या होता है, उससे इंसानों को, उससे मानवों को, उसको जीव जंतु को, प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जब मृदा अपरदन सामान्य गति से अधिक होता है, यह विनाशकारी एवं अनुत्पादक हो जाता है, जिसे त्वरित अपरदन कहा जाता है। मतलब एक अचानक से, मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप आने से जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन हो गया। भूस्खलन होने से क्या होता है कि जो ऊपरी सतह है चट्टानों की वो खिसक के नीचे आ जाती है। अब मान लीजिए त्वरित अपरदन हुआ या त्वरित अपरदन से भूस्खलन हुआ, भूस्खलन से नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक से आ गई, तो जो रहवासी क्षेत्र होता है नीचे, वह इतने जल्दी अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं और वह उस मृदा अपरदन के कारण वहां पर धंस जाते हैं, वहां पर मर जाते हैं। मान लीजिए नदी में अचानक से बाढ़ आ जाए, तो अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण भी भूस्खलन होता है। जैसे कि उत्तराखंड में घटना हुई थी, आप लोगों को पता होगा, तो वहां पर भी क्या, भूस्खलन के कारण जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया था। तो इसे त्वरित अपरदन कहा जाता है, जो अचानक से आ जाता है, चाहे भूकंप के कारण आए, बाढ़ के कारण या बांधों के टूटने के कारण हो। यह भू संसाधनों के निम्नीकरण की एक प्रक्रिया होती है। भू संसाधनों के निम्नीकरण की प्रक्रिया मतलब जब कभी हम खनन क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जो खनिज संसाधन हैं उनका उत्खनन ज्यादा करने लगते हैं, जितना करना चाहिए उससे अधिक करते हैं, तो वह क्या होता है, भू संसाधन में निम्नीकरण को बढ़ावा देते हैं, और इसके कारण ये जो त्वरित अपरदन है इसको बढ़ावा मिलता है। इस अपरदन से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की 50% भूमि समस्याग्रसित है। 50% भूमि में त्वरित अपरदन आता है और लोगों को, मानवों को, जीव जंतु को इससे बहुत अधिक हानि या नुकसान उठाना पड़ता है। एक होता है वायु अपरदन। वायु अपरदन क्या होता है, वायु के द्वारा होने वाला अपरदन।
वायु अपरदन कैसे करती है? जब पवनें, ध्यान रखना, वायु में जब पवनें तीव्र गति से चलती हैं और मान लीजिए जो मृदा है वह रेगिस्तान में परिवर्तित हो गई या उसके कण बहुत सूक्ष्म हो गए हैं, तो जब मृदा जब वायु या पवन तीव्र गति से चलती है और मृदा की ऊपरी सतह से टकराती है तो वह अपने साथ वहाँ के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को भी साथ में उठा के ले जाती है। और जब यह आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के कारण इसमें आगे जो चट्टानें होती हैं उसका भी अपरदन करती हैं और साथ ही साथ इस रेत के टीले को या रेत के कणों को ले जाके एक जगह जाकर उसका निक्षेप कर देती है। अर्थात एक जगह से मृदा के कणों को उठाकर दूसरी जगह पर निक्षेप कर देना। इससे होता क्या है? इससे टीलों का निर्माण होता है, बड़े बड़े टीलों का निर्माण होता है। जो टीले कैसे होते हैं? अनुपजाऊ होते हैं। तो तेज वायु वाले शुष्क या वनस्पति विहीन क्षेत्रों में मृदा सतह के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर टीले के रूप में जमना क्या कहलाता है? वायु अपरदन कहलाता है। जैसे कि बरखान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यह टीले कैसे होते हैं? अनुर्वर होते हैं, खेती लायक नहीं होते हैं। दूसरा होता है जल अपरदन। देखिए, जल अपरदन कोई एक प्रकार से नहीं होता, जल अपरदन के बहुत सारे प्रकार हैं, उनको भी हम साथ में ही समझ लेते हैं क्योंकि इन प्रकारों से अलग अलग प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जल अपरदन की जैसे एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं अस्फुट अपरदन। अस्फुट अपरदन क्या होता है? आप लोगों ने बरसात के टाइम पे देखा होगा, आकाश से पानी गिरता है। आकाश से पानी जब बूंद बूंद करके गिरता है तो आपने देखा होगा कि जो जमीन की सतह होती है, मान लीजिए आप अपने घर का उदाहरण ले लीजिए। घर में क्या होता है? जब घर की छत से पानी टप टप करके एक जगह पर गिरता है तो पानी जब बूंदों के माध्यम से जमीन पर गिरता है तो एक बूंद गिरती है, कुछ नहीं होता, दो बूंद गिरती है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये बूंदें लगातार गिरती रहती हैं तो जो मृदा, यहां पर मृदा के कण आपस में बंधे हुए रहते हैं, कठोर बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, वह बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और यह मृदा हल्की होकर क्या होने लगती है? इनके बॉन्ड टूट जाते हैं और यह कैसी हो जाती? कमजोर पड़ जाती है। और जब यह कमजोर पड़ जाती है तो यहाँ पर गड्ढे बनने लगते हैं। यहाँ की मृदा यहाँ से उठकर कहीं और दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठी होने लगती है। तो यह जो बूंद बूंद करके चट्टानों का अपरदन हो रहा है उसे कहा जाता है अस्फुट अपरदन। थोड़ा सा हम थ्योरी के रूप में देख लेते हैं। यह जल अपरदन की प्राथमिक अवस्था होती है क्योंकि मैंने बोला है कि जब बरसात का जल शुरुआत में आकर गिरता है तो तभी अपरदन होता है। तो कैसी होती है? प्राथमिक अवस्था होती है। जब जल की बूंदें ऊपर से पृथ्वी पर गिरती हैं तो उस स्थान की नग्न मिट्टी के छोटे छोटे कण बूंद के गिरते हुए बल के कारण टूटकर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जिससे मृदा की सघनता क्या होने लगती है? प्रभावित होने लगती है। इसे क्या कहा जाता है? अस्फुट अपरदन कहा जाता है। इससे मृदा की जल शोषण क्षमता भी कम हो जाती है, साथ ही साथ जल प्रवेश की क्षमता भी कम हो जाती है। अर्थात जो मृदा होती है वो जल को शोषण नहीं कर पाती है। जल जो है इसका अपरदन करके, ऊपरी सतह का अपरदन करके आगे बढ़ जाता है। एक होता है परत अपरदन, जल अपरदन के अंतर्गत ही आता है, जिसे आवरण अपरदन कहते हैं। अब मान लीजिए कि अपस्फुट अपरदन हो रहा था, मृदा लगातार, पानी लगातार गिरता जाता है और ढाल जो होता है थोड़ा सा मंद हो जाता है। अस्फुट अपरदन जो हो रहा था वो समतल भूमि में हो रहा, मान लीजिए इसका ढाल थोड़ा सा तीव्र हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ढाल थोड़ा सा होने के कारण जब पानी तीव्र वेग से बहता है तो वह क्या करता है? मृदा की ऊपरी परत को बहाकर ले जाता है। तो जो ऊपरी परत को बहाकर ले जाने की प्रक्रिया होती है इसे आवरण अपक्षण या परत अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परत अपरदन कहा जाता है। कम ढलान वाले खेतों में तेजी से बहने वाली वर्षा जल के कारण पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ मृदा की सतह पानी के साथ कटकर बह जाना क्या कहलाती है? परत अपरदन या आवरण अपक्षण कहलाती है। यह मृदा उर्वरकता के लिए बहुत हानिकारक होती है क्योंकि मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो ओसन स्तर होता है, वह मृदा के द्वारा बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो उससे जहां पर मृदा का अपर जो ओसन स्तर है वो हट गया, सिर्फ एसन स्तर बचा, तो उससे क्या होती है? मृदा में उत्पादक क्षमता कम हो जाती है और कृषि के लिए बहुत हानिकारक होता है। इस अपरदन के कारण मृदा का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा थोड़ी सफेद सफेद सी मृदा बचती है, रेतीली सी मृदा बच जाती है। एक होता है रिल अपरदन। रिल अपरदन क्या होता है? यह परत अपरदन की द्वितीय अवस्था होती है। मतलब परत अपरदन में मृदा की ऊपरी सतह कटकर जा रही थी। रिल अपरदन में क्या होता है? इसमें नालियां बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? नालियां बन जाती हैं और नालियां के माध्यम से अब मृदा की निचली परतें भी कटकर बहने लगती हैं। इसमें छोटी छोटी नालियां बनने लगती हैं और वह धीरे धीरे आकार और रूप में बड़ी और गहरी और चौड़ी होने लगती हैं। कैसी होने लगती हैं? बड़ी होने लगती हैं, गहरी होने लगती हैं और चौड़ी होने लगती हैं। यह अपरदन ढाल या खड़ी भूमि तथा सिल्ट युक्त मृदा में होता है। कहां पर होता है? जहां पर ढाल अधिक हो, जहां पर वनस्पति ना हो या जहां पर सिल्ट युक्त मृदा हो।
अवनालिका अपर्दन की बात करें तो अवनालिका अपर्दन क्या होती है, तो यह रिल अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है। रिल अपर्दन में नालियां बन रही थीं, इसमें बड़े बड़े महाखड्ड बन जाते हैं। यह अपर्दन में नालियां अधिक गहरी चौड़ी होने के कारण मृदा कृषि योग्य नहीं बचती। इसमें क्या होता है, मृदा में ना तो वनस्पति जन्म ले पाती है, ना पेड़ पौधे जन्म लेते हैं और ना ही कृषि हो पाती है। जैसे हम उदाहरण में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में देखें, जो कि चंबल भिंड मुरैना का क्षेत्र है, वहां पर जो अपर्दन होता है उसे अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। अर्थात चंबल मुरैना और भिंड वाला जो क्षेत्र है, चंबल वाला जो क्षेत्र है, वह अवनालिका अपर्दन से ग्रसित है। एक होता है सरिता और तीर अपर्दन। सरिता और तीर अपर्दन क्या होता है, नदियों के माध्यम से जो अपर्दन होता है, आपने देखा होगा जब नदियां तीव्र वेग से बहती हैं तो अपने किनारों पे वो क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं, किनारों को धीरे धीरे चौड़ा करती जाती हैं, उसकी मृदा को अपने साथ ले जाती हैं। कभी कभी जब पेड़ और वृक्ष लगे होते हैं नदियों के किनारे, तो वो धीरे धीरे क्या करती हैं, वृक्षों की नीचे की मृदा को भी ले जाती हैं, जिससे वृक्ष भी वहां से गिरने लगते हैं। उसे सरिता या तीर अपर्दन कहते हैं। नदियों द्वारा अपने किनारों से मिट्टी का कटाव करना सरिता या तीर अपर्दन कहलाता है। विशेष रूप से बरसात में भीषण बाढ़ आने से क्षति अधिक होने लगती है। बात करते हैं समुद्र तट अपर्दन। समुद्र तट अपर्दन क्या होता है, जब समुद्र की लहरें तटों से टकराती हैं तो वहां पर अपर्दन करती हैं और उसी अपर्दन को क्या कहा जाता है, समुद्र तट अपर्दन कहा जाता है। यह कटाव वायु तथा जल के संयुक्त कुप्रभाव से होता है। समुद्र जल की लहरों के तेज थपोड़े किनारे की मृदा का कटाव करते हैं और शुष्क होने पर वायु द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अर्थात इसका कटाव तो जल द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका स्थानांतरण वायु द्वारा किया जाता है। इसे समुद्र या तट अपर्दन कहा जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में विशेषकर मद्रास और केरल राज्यों में जो अपर्दन पाया जाता है वह समुद्र तट अपर्दन कहलाता है। एक होता है स्लिप अपर्दन। स्लिप अपर्दन में क्या होता है, ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानों का नीचे आ जाना, अर्थात जो भूस्खलन की अवस्था कहलाती है उसे ही स्लिप अपर्दन कहते हैं। जल से संतृप्त मृदा में भूकंप तथा गुरुत्व बल के प्रभाव से बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक कर जब नीचे पहुंच जाती हैं तो उसे स्लिप अपर्दन कहा जाता है। तो यदि कोई भी अपर्दन आपसे 5 नंबर में लिखने के लिए आ जाए या फिर सारे अपर्दन पूछ लिए जाएं कि अपर्दन कितने प्रकार के होते हैं, वो लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा। 11 नंबर का 200 शब्दों में लिखने के लिए आ जाएगा। तो चाहे यह लेंदी क्वेश्चन बने या लघु उत्तरीय प्रश्न बने या अति लघु उत्तरीय प्रश्न बने, तो वो आप सभी प्रश्नों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो स्लिप अपर्दन समझ में आ गया, स्लिप अपर्दन क्या कहलाता है। बात करते हैं मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारकों की, कि आखिर मृदा अपर्दन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसे प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 कारक हैं। कितने कारक हैं, 4 कारक हैं। समझते हैं वो 4 कारक कौन कौन से हैं। एक होता है भौतिक कारक, एक होता है मानवीय कारक, एक होता है जैविक कारक और एक होते हैं अन्य कारक। अर्थात मृदा अपर्दन को प्रभावित करने में भौतिक कारक, मानवीय कारक, जैविक कारक और अन्य कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भौतिक कारक में क्या क्या होते हैं, तो भौतिक कारक में ताप, स्थलाकृति और वनस्पतियां होती हैं। ताप जहां ज्यादा होगा, वनस्पति कम जन्म लेंगी, तो वहां पर भी क्या होता है, मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। ऐसी स्थलाकृतियां जहां पर ढाल अधिक होगा वहां पर मृदा अपर्दन अधिक होगा। ऐसी वनस्पति जहां पर वनस्पति कम होगी वहां पर मृदा अपर्दन ज्यादा होगा। इसी का अपोजिट हो जाएगा, जहां पर ताप कम होगा मृदा अपर्दन कम होगा, स्थलाकृतियां समतल होंगी मृदा अपर्दन कम होगा और वनस्पति अधिक होंगी तो मृदा अपर्दन कम होगा। अर्थात मृदा अपर्दन को ये क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। उसी तरीके से मानवीय कारक होते हैं, जैसे कि जुताई का ढंग। यदि जुताई के ढंग में परिवर्तन हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ढलान वाले खेतों में या ढलान वाले क्षेत्रों में यदि कंटूरिंग खेती ना की जाए, यदि जुताई जो है ढलान के अनुरूप ही कर दी जाए तो उससे क्या होगा, इससे मृदा अपर्दन को बढ़ावा मिलेगा। फसल उगाने का ढंग, फसल उगाने का ढंग मतलब क्या होता है, यदि आपने चक्रीय कृषि को बढ़ावा नहीं दिया, आपने सिर्फ एक ही एक फसल को जन्म दिया या एक ही एक फसल उगाई, तो उससे भी मृदा में पोषक तत्वों की क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, जिससे मृदा अपर्दन को बढ़ावा मिलता है। फसल चक्र का प्रभाव और कार्बनिक पदार्थ, तो ये क्या करते हैं, मानवीय कारक द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैविक कारकों में मृदा में रहने वाले जीव जैसे कि केंचुआ, चूहे, लोमड़ी आदि यह मृदा अपर्दन को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं, मृदा को धीरे धीरे अंदर से ही खोखला कर देते हैं, जिससे मृदा अपर्दन को बढ़ावा मिलता है। अन्य कारकों में मृदा की जल धारण करने की क्षमता, मृदा की पारगम्यता और मृदा की अपर्दन के लिए प्रतिरोध क्षमता। जहां पर ये सब कम होंगी या जल धारण करने की क्षमता कम हो, प्रतिरोध क्षमता कम हो, तो वहां पर भी मृदा अपर्दन अधिक होगा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप उन्हें 4 भागों में वर्गीकृत करके उनकी डिटेल्स कर सकते हैं।
जल अपर्दन को रोकने के तरीके क्या क्या हैं? जल अपर्दन को, ठीक है, वायु अपर्दन को तो हम वैसे साधारण तरीके से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जल अपर्दन को हम किन्हीं माध्यमों से रोक सकते हैं। जल अपर्दन ही कृषि के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो कौन कौन से विधि हैं? तो इसकी आंतरिक विधि होती है, एक होती है कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या होता है? ढाल वाली भूमि पर कंटूरिंग रेखा के अनुसार जुताई करना। कंटूरिंग रेखा क्या होती है? मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये वाला है ना, तो आपको जुताई कैसे करनी है? इसमें इस तरीके से खेती करनी है, मतलब ये जो घूम घूम के खेती होगी, ये कहलाती है कंटूरिंग खेती। यहां पर फसलें उगाई जाएंगी, ठीक है, यहां पर फसलें उगाई जाएंगी, तो ये क्या कहलाती है? कंटूरिंग खेती कहलाती है। दूसरा होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? यहां पर यदि आपने कोई वृक्ष को उगाया, मान लीजिए कोई वृक्ष है, तो उसके आगे गड्ढा खोद दीजिए, तो गड्ढे में क्या होता है? यहां पे पानी भर जाता है। तो पौधों के आगे गड्ढा खोद के भी हम क्या कर सकते हैं? मृदा जल अपर्दन को रोक सकते हैं, तो वो स्पूफिंग कहलाता है। एक होता है मेड़बंदी। मेड़बंदी में क्या होता है? मान लीजिए एक होता है आपका, मैंने आपको बताया था परत अपर्दन, कि जब खेत में ढाल थोड़ा सा ज्यादा होता है तो जल के वेग से जो उपजाऊ वाली मृदा होती है वो बहाकर ले जाई जाती है जल के द्वारा। लेकिन जब आप खेत के चारों ओर, मान लीजिए खेत है और खेत के चारों ओर आप मेड़बंदी कर देते हैं कि यदि किसी खेत का पानी आपके खेत में आता है तो आप यहां पर ऊंची ऊंची मेड़ उठा देते हैं, जिससे पानी जो है छन के बाहर निकलता है, अर्थात पानी पानी निकल जाएगा और मृदा के जो महीन कण हैं वह खेत के अंदर ही रह जाएंगे। तो उससे भी क्या हो जाएगा? उससे भी मृदा अपर्दन और जल अपर्दन को रोका जा सकता है। एक होता है वेदिका निर्माण। वेदिका निर्माण क्या होता है कि ढाल वाले खेतों में आप इस तरीके की वेदिकाएं बना दें। वेदिका बनाने के बाद यहां पर फसल लगा दें, फिर यहां पर छोड़ दें, फिर यहां पर फसल लगा दें, यहां पर छोड़ दें, यहां पर फसल लगा दें। इस तरीके से यदि आप खेती करें तो यह आंतरिक तरीके होते हैं जल अपर्दन को कम करने के, जल अपर्दन को रोकने के। बात करते हैं मृदा अपर्दन की रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं, कि मृदा अपर्दन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो जल अपर्दन हमने समझा कि 4 प्रकार से तो हम रोक सकते हैं। मृदा अपर्दन को रोकने की यदि उपाय की बात करें तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि सबसे पहले कृषि संबंधी क्रियाएं। कृषि संबंधी क्रियाओं में क्या है? इसमें हम भूमि का परिष्करण करें, अर्थात भूमि में किन खनिज तत्वों की कमी हो रही है उसकी हम समय समय पर जांच करें। साथ ही साथ फसल उत्पादन की विधियां जैसे कि कंटूरिंग फार्मिंग करना चाहिए तथा खाद का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि खाद कौन से? देसी खाद। यदि देसी खादों का उपयोग ज्यादा करते हैं तो मृदा में ह्यूमिफिकेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और जब उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, वनस्पति ज्यादा जन्म लेगी, उत्पादक क्षमता बढ़ेगी, जिससे मृदा अपर्दन धीरे धीरे कम होने लगेगा। फसल चक्र। फसल चक्र के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि दाल वाली फसलों के बाद खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों के बाद दाल वाली फसलें। इस तरीके से जब हम फसलों को बोते हैं तो फसलों में जो पोषक तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, तो वह कमी क्या होने लगती है? मृदा में पूर्ण होने लगती है। एक फसल वहां से खनिज संसाधन खींचती है तो दूसरी फसल उसमें डाल देती है। मेड़बंदी करके मैंने अभी आपको बताया है कि जो अवनालिका अपर्दन होता है, परत अपर्दन होता है, उसमें यदि हम पट्टियां बना दें, मेड़ पट्टी बना देते हैं तो उससे भी मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। अस्थायी कृषि पर प्रतिबंध, जो कि झूम कृषि होती है, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि झूम कृषि मृदा अपर्दन के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काट कर आग जलाकर वहां पर 1-2 साल खेती करके उसको आगे बढ़ाया, फिर आगे फिर से बढ़ जाते हैं, फिर वहां पर खेती की जाती है। अनियंत्रित पशुचारण पर प्रतिबंध लगा के, पशुचारणों के लिए क्या, पशुचारण जो है अनियंत्रित होता है, बहुत ज़्यादा होती है, उससे घास उस जमीन से निकाल ली जाती है, घास पशु चर लेते हैं, जिससे भी क्या होता है? मृदा अपर्दन होता है। तो यदि हम अनियंत्रित पशुचारण पर प्रतिबंध लगा देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा? मृदा अपर्दन पर नियंत्रण लगेगा। वृक्षारोपण कर तथा आवरण फसलों को लगाकर, वृक्षारोपण का अधिक से अधिक आप वृक्ष लगाइए, क्योंकि वृक्ष की एक विशेषता होती है कि इसकी जड़ें मृदा के कणों को आपस में पकड़ के रखती हैं, मृदा को जोड़कर रखती हैं। तो मृदा के कण जब आपस में जुड़कर रखेंगे तो मृदा अपर्दन कम होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि हम ले कृषि को ले सकते हैं, इसमें फसलों के साथ साथ फसल चक्र में घासों को भी उगाया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक क्यारी में आपकी फसल लगाई जाती है तो दूसरी क्यारी में यहां पर घास लगा दी जाती है। इससे क्या होता है? मृदा के अपर्दन में कमी आती है। मृदा अपर्दन के प्रभाव क्या क्या होते हैं उसको समझने का प्रयास हम कर लेते हैं कि मृदा अपर्दन से आखिर प्रकृति या मानवों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं।
तो मृदा अपरदन के प्रभाव देखें तो मृदा अपरदन से कृषि एवं कृषि अयोग्य दोनों ही है ना, जो कृषि योग्य भूमि है और कृषि अयोग्य भूमि है दोनों ही प्रभावित होती हैं, दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि मृदा अपरदन से भूमि की मृदा की उत्पादक क्षमताएं कम होने लगती हैं, उसमें खनिज तत्वों की कमी होने लगती है। मृदा अपरदन के परोक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं। परोक्ष प्रभाव कौन कौन से होते हैं? जैसे भूमि का निम्नीकरण होने लगता है, भूमि में खनिज तत्वों की कमी होने लगती है, भूमि धीरे धीरे बंजर जमीन की ओर या बंजर भूमि की ओर बढ़ने लगती है। मृदा उत्पादकता में ह्रास होने लगता है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक मृदा के कण बंधकर रहते हैं, पेड़ ज़्यादा होते हैं, वृक्ष ज़्यादा होते हैं, तो यह बाढ़ को नियंत्रित करके रखते हैं। लेकिन जब मृदा अपरदन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाती है। सड़क एवं जल मार्गों में अवरोध उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि जब कभी मृदा अपरदन होता है, जैसे रेगिस्तान वाले एरियो को आप देख लीजिए, वहाँ पे क्या होता है कि जो मृदा के छोटे छोटे कण होते हैं वह धूल भरी आंधियों के रूप में पवन के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिससे जो सड़क होती है, जल मार्ग होता है, इसमें क्या होने लगता है? अवरोध उत्पन्न होने लगता है। वनस्पति आच्छादन में कमी आने लगती है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, जैव विविधता का ह्रास होने लगता है, और क्या होता है? कृषि की विभिन्न क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। मृदा क्षरित पदार्थों का कृषि योग्य भूमि का एकत्रीकरण होने लगता है। जलाशय, जलमार्ग, झील एवं बंदरगाहों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जल आपूर्ति पर प्रभाव और जल आपूर्ति पर प्रभाव इसका पड़ता है। तो इतने सारे प्रभाव हैं जो कि मृदा अपरदन के इंसानों पर, प्रकृति पर पड़ते हैं। चंबल नदी में भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले जो हैं अवनालिका अपरदन से प्रभावित हैं, है ना, और इसी के कारण यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण हुआ है। तो ये आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि 3 नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अपरदन किस तरीके का होता है, या चंबल में किस तरीके का अपरदन होता है, तो अवनालिका अपरदन होता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अवनालिका अपरदन किस नदी द्वारा किया जाता है, तो चंबल नदी द्वारा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अवनालिका अपरदन है उससे प्रभावित कौन कौन से जिले हैं, तो कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले हैं। तो दोस्तों, ये आपकी मृदा अपरदन से संबंधित जानकारियां हुई कि मृदा अपरदन कैसे होता है, मृदा अपरदन से क्या प्रभाव पड़ते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है। अब मृदा से संबंधित एक योजना चलाई जा रही है जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहा जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा में जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, उन कमियों की जांच की जाती है और किसानों को सही सलाह दी जाती है कि आपके लिए इसमें कौन से खनिज संसाधन डालने हैं या कौन से तत्व डालने हैं। जब आप उन तत्वों को आप डालते हैं तो मृदा की उत्पादकता में वृद्धि होती है, इससे किसानों की अर्निंग भी बढ़ती है, साथ ही साथ मृदा की उत्पादकता भी बढ़ती है। और जब मृदा की उत्पादकता बढ़ती है तो मृदा जो अपरदन है वो भी कम होता है। तो इसके पीछे इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं। इसके प्रारंभ की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 19 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से किया गया है। इसका प्रारंभ कहां से किया गया है? राजस्थान के सूरतगढ़ से। और कब किया गया है? 19 फरवरी 2015 से किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसके उद्देश्य क्या है कि मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता की जांच करने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, साथ ही साथ उपयुक्त संसाधनों के उपयोग के द्वारा उत्पादकता में सुधार लाना और किसानों की स्थिति में सुधार लाना, किसानों की अर्निंग में सुधार लाना। तो ये इसके क्या हैं? उद्देश्य हैं। इसका ध्येय वाक्य है कि स्वस्थ धरा और खेत हरा। यदि हमारी धरा स्वस्थ रहेगी तभी हमारा खेत हरा रहेगा। विश्व मृदा दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर 2016 से मनाना प्रारंभ किया गया है विश्व मृदा दिवस। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मृदा वाला टॉपिक है। तो मृदा वाले टॉपिक में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व मृदा दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया है और कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में। उसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो मृदा वाला टॉपिक दोस्तों बड़ा है, तो इसके अंतर्गत सिर्फ हम अभी इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ मृदा के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।